देखिए, पूरी चर्चा तो पूरा भारत जानता ही है आपके बारे में। मेरी जो पर्सनल इच्छा थी, मैं वो जानूं कि जब 21 साल में आप पे इल्ज़ाम लगा था फूलन देवी की हत्या का, उससे पहले शेर सिंह राणा कौन थे? उससे पहले शेर सिंह राणा एक स्टूडेंट था जी। और मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था इंग्लिश ऑनर्स में, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। कहाँ से आप बिलोंग ये करते हैं? देहरादून में कॉलेज है, डीएवी कॉलेज। और आप रहने वाले भी देहरादून के ही हैं? नहीं, मैं रहने वाला रुड़की का हूँ। अच्छा। तो अभी रुड़की जो है वो डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में आता है और उत्तराखंड हमारा स्टेट है। और सन 2000 में ये नया स्टेट बना उत्तराखंड, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। जी। जी। तो उस समय मैं थर्ड ईयर में था जब ये आरोप मुझ पे लगा। और उससे पहले मतलब मेरी एक ऐसी इच्छा होती है जानने की कि चूँकि आप यूथ होते हैं, युवा होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आपके अपने कैरियर का गोल होता है कि भाई मैं पढ़ के ये करूँगा, माँ बाप की एक इच्छा होती है, और जब आप पे ये आरोप लगा, दोनों में आपको कुछ झटका लगा होगा कि मतलब आपने कुछ सपने तो होंगे ही कि मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए आप देहरादून आए, वहाँ से पढ़ के क्या आपकी प्लानिंग क्या थी, कैरियर की प्लानिंग क्या थी, और माता पिता जो आपके थे उनकी क्या इच्छा थी कि आप क्या बने? देखिए, जैसे मैंने बताया रुड़की में मेरा जन्म हुआ जी। और एक ज़मींदार फैमिली में मेरा जन्म हुआ। और जो मेरी स्कूलिंग है, जो स्टार्टिंग जो मेरी फर्स्ट क्लास से लेके जो 12th तक की पढ़ाई है, जी। हमारे वहाँ पे एक स्कूल था सेंट गैब्रियल्स एकेडमी। अच्छा। तो वो कैंट एरिया में था, क्योंकि रुड़की के अंदर बहुत बड़ा अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, अंग्रेज़ों के समय से बीजी सेंटर भी है, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप। तो उस कैंपस के अंदर जो है हमारा स्कूल था गैब्रियल्स। तो वहाँ पे जो मेरे जो क्लासमेट थे वो मुख्य रूप से या तो आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे, या फिर जो आईआईटी रुड़की है उनके जो प्रोफेसर्स हैं उनके बच्चे थे, और कुछ शहर के बच्चे होते थे जैसे कि हम लोग थे। तो हमारे जो स्कूल का माहौल था वो अधिकतर जो है या तो इंजीनियरिंग लाइन का रहता था, क्योंकि प्रोफेसर्स थे तो उनके बच्चे सोचते थे हम इंजीनियरिंग और लाइन आईटी में जाए। रुड़की फेमस भी बहुत काफ़ी है। हाँ हाँ, पहले उसका नाम रुड़की यूनिवर्सिटी था। अच्छा। तो फिर इसको मुरली मनोहर जोशी जी ने जब शिक्षा आईआईटी बनाए थे तो एचआरडी मिनिस्टर जब बने थे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब वो रुड़की यूनिवर्सिटी था, इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था, तब भी आपको बता दूं वो एशिया का आर्किटेक्ट विभाग में नंबर 1 था। अच्छा। पूरे एशिया का। अच्छा। तो और सिविल में भी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ही टॉप पे रहा है हमेशा इंडिया में। तो अब आप सोचिए जो उनके प्रोफेसर्स हैं, तो जो उनके बच्चे होंगे, तो भाई जब वो इतने बड़े बड़े इंजीनियर तैयार कर रहे हैं तो अपने बच्चों को भी अच्छे से अच्छा भविष्य देने की कोशिश करेंगे। हाँ। तो क्या है कि यही माहौल था मेरा बचपन का कि भाई या तो इंजीनियर बने या तो आर्मी में जाएं। बट मेरे मन में जो एक बच्चे के एज ए चाइल्ड जो इच्छा थी और घर वालों की भी इच्छा थी, वो ये था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूं। अच्छा। क्योंकि उसी माहौल में रहते थे पूरे दिन स्कूल के अंदर, और हमारे फ्रेंड्स भी अधिकतर आर्मी जो ऑफिसर्स थे उन्हीं के ही बच्चे थे। तो जब 12th के बाद एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, मेरे जो क्लासमेट हैं बहुत सारे बच्चे एनडीए में निकले। अच्छा। और आज जो है मुझे लगता है कि अधिकतर शायद एनडीए के थ्रू पास आउट होके वो कर्नल तो होंगे ही, लगभग होंगे, क्या है मतलब, हाँ मुझे मालूम है कौन कौन है। तो लेकिन क्या है कि एक जब जैसे 12th के आसपास हम लोग पहुँचे, तो फिर नौकरी करने की, किसी भी तरह की जो नौकरी है उसको करने की जो इच्छा थी मन में, वो एकदम पता नहीं गायब हो गई। या फिर ये कह लीजिए कि इच्छा जो है वो रही नहीं कि भाई हम नौकरी करें लाइफ में, चाहे वो आर्मी की ही क्यों ना हो। लेकिन जो देशभक्ति की जो भावना है वो तो हमेशा आपके मन के अंदर एक रहेगी, भले ही आपको वो चांस ना मिले या आप उस तरफ ना जाओ। ना जाना चाहिए। तो जब ऐसी इच्छा नहीं रही तो फिर ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया और ये इच्छा रखी कि भाई हम वापस अपने आएंगे रुड़की, और जो एक बिजनेस होता है तो उसको हम करेंगे, जो कि हमारे कई रिलेटिव्स या कई परिचित लोग जो करते थे, कर रहे थे। हाँ, कि उनके साथ मिलके बिजनेस लाइन में जाएंगे। लेकिन जैसे किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था,
तो जब मैं 3rd ईयर में था तो इस केस में मेरा नाम आ गया और बहुत धक्का लगा घर वालों को कि भाई इतना मतलब सीधा सीधा लाइफ चल रही थी अपनी और एकदम से जो है वो यू टर्न हो गया। सन 2001 में फूलन देवी के हत्या में मेरा नाम आया और फिर सीधा तिहाड़ जेल देखने को मिली कॉलेज से जो है। तो ये है बचपन का। तो अभी फूलन देवी की हत्या पे आते हैं, आप उस समय कहाँ थे, कॉलेज में थे? नहीं, जिस दिन उनकी हत्या हुई जी, हमारे 3rd ईयर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके थे। तो ये तो जुलाई के महीने की बात है। अच्छा। तो उस दिन जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन तो मैं उनके घर पर ही था मौजूद। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ पे एक फैमिली थी जो कि उनके परिचित थी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती थी। तो मैं भी थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेता था, कॉलेज में भी, स्कूल में भी। तो मैं भी उनके साथ जो है आसपास जो है चला जाया करता था। अगर वो बोलते थे कि भाई कभी दिल्ली चलना है या देहरादून में कहीं पे चलना है या आसपास कहीं पर भी, तो आप साथ तो उनके साथ में चला जाता था। तो ऐसे ही उस दिन भी मैं उनके साथ गया और ये फिर सब घटना वहाँ पे हो गया। तो क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था तो इसलिए फिर मेरा नाम इसमें जोड़ दिया गया आया। बट जब आपको जब पता, आप वापस आ गए थे वहाँ से या फिर बाद में पुलिस ने आपको बाद में अरेस्ट किया था? नहीं, पुलिस ने मुझे 2 दिन के बाद अरेस्ट किया। उस दिन किसी ने कुछ एक्टिविटी नहीं हुई? हाँ, उस दिन नहीं अरेस्ट किया। ठीक है। तो जब आप 2 दिन के बाद जब आपको पुलिस ने अरेस्ट किया तो आपको ऐसा लगा कि भाई मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और या आपको डर था कि आपका नाम आ सकता है इसमें? नहीं, जैसे कि वहाँ पे उस दिन जो भी लोग मौजूद थे जी, तो एक एक करके वो लोग सभी को पूछताछ करने के लिए बुला ही रहे थे। जी, तो उसमें उन्होंने मुझे भी बुलाया, पूछताछ के लिए बुलाया। बट उन्होंने मुझे अरेस्ट क्यों किया ये तो खैर वही जानते होंगे। शायद मैं उनको एक आसान विकल्प मिला होगा। तो लेकिन क्या है कि अब उस चीज़ में हमें जाके कोई लाभ नहीं है, क्योंकि क्या है कि अब पूरे 24 साल गुजर चुके। जो मेरी जो डेस्टिनी थी उसमें शायद जेल लिखी होगी। तो क्योंकि जीवन में क्या है कि बहाने भी बनते हैं। लाइफ में कुछ मतलब जो चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से हमारे खुद के हाथ में तो डिपेंड होता नहीं उसका। तो अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर जाकर कोई फ़ायदा नहीं, या उसमें हम परेशान होकर कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जितनी सज़ा बनती थी, जो एक लाइफ इम्प्रिजमेंट क्योंकि मुझे उसमें हुई, तो जितनी बनती थी उतनी मेरे से कटवा भी ली। अब मान लीजिए मैं इन्वॉल्व था नहीं था, तो जीवन के जो इतना मेरा कीमती समय चला गया उसमें जेल पीरियड में, तो वो वापस तो आ नहीं सकता। तो मैं इस नज़रिए से जीता हूँ कि अब मुझे आगे भविष्य में क्या करना है या फिर मैं कैसे देश के लिए, समाज के लिए अच्छे काम करूँ, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ बनिस्पत इसके कि भाई पीछे क्या हुआ या क्यों हुआ। जी। एक पर्सनल सवाल है मेरा जी। आप चूँकि जाते भी थे उनके पॉलिटिकल एक्टिविटी में, जैसे कि आपने बताया कि फैमिली के साथ जाते हुए थे, आप फूलन देवी को एज ए लीडर कैसा मानते थे? एक्चुअली क्या है कि जो फूलन है उनके बारे में थोड़ी सी जो सूचनाएं हैं मीडिया के माध्यम से, वो गलत सूचना है। तो उन गलत सूचनाओं के कारण जो है, जो लोगों का उनके प्रति जो नज़रिया है वो सही स्थापित नहीं हो पाया। तो मैं आपको एकदम करेक्ट सूचना देता हूँ, फिर आप और जो आपके दर्शक हैं या देश में जो भी हमारी बात सुनेगा, तो वो अपना नज़रिया सेट कर सकता है। और इसमें कोई भी जाति या धर्म या कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है। जी। देखिए, फूलन के लिए क्या बोला जाता है, क्योंकि उनके ऊपर जो फिल्म बनी बैंडिट क्वीन, तो शेखर कपूर जी ने क्या है कि उसमें कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया, जिसके कारण एक लोगों का नज़रिया बन गया। तो उसके हिसाब से देखो, या जो लोग सोचते हैं समझते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई फूलन देवी की जो है वो छोटी उम्र में शादी हुई। दूसरा, उनके साथ जो प्रॉब्लम बताई जाती है वो ये बोलते हैं कि जो अधेड़ पति था उसने जो है उनके साथ गलत किया जी। और फिर उनको मजबूरी में उसका घर छोड़ना पड़ा। जी।
तीसरा ये बोलते हैं कि भाई उनकी जो ज़मीन थी उसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया कुछ लोगों ने। और फिर ये बोलते हैं कि भाई उनको जो है इन हालातों की वजह से जो है वो परेशान थी और उनको डाकू जो है वो उठाकर ले गए और अपने गिरोह में शामिल कर लिया। तो इसमें क्या है कि जब हम यही 3-4 चीज़ें हैं, यही कहानी है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें ये है कि उनकी छोटी उम्र में शादी हुई, तो शादी उनकी किसने की? वो शादी की उनकी जो है उनके माता पिता ने जी। तो अगर ये गलती है तो उनके माता पिता की है लेकिन ये उनके माता पिता की भी गलती नहीं है, क्योंकि जिसको हम छोटी उम्र कह रहे हैं 13 साल या 14 साल, क्या है कि ये बड़ी आम बात थी अगर सोसाइटी में। हाँ देखिए, आज से हम 50 साल पहले की बात कर रहे हैं या उससे भी पहले की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो भारतीय समाज है उसमें बड़ी कॉमन प्रथा थी ये कि 14-15 साल में शादी हो जाया करती थी। राइट। अगर आप भी अपनी ग्रैंड मदर से पूछेंगे तो सबकी शादी हुई है। तो उस समय तो ऐसा नहीं है कि जो फूलन है उनके साथ कुछ अलग किया उनके माता पिता ने। तो लोग क्योंकि आज चर्चा करते हैं और आज के नज़रिए से देखते हैं, आज के नज़रिए से देखते हैं, तो इसलिए वो इसको गलत मानते हैं कि यार इतनी छोटी उम्र में शादी हो गई। बट ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी। आपको बता दूं कि फूलन ने जो भेमई कांड किया और जो उसमें 20 लोग मरे हैं, उसमें 2 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 16-16 साल थी। अच्छा। और जो उसमें जो एक शादीशुदा था, उनकी जो विडो थी वो 13 से 14 साल की ही थी। तो फूलन ने उसको जिसको मारा उसकी जो विडो थी वो 14 साल की थी और उसके मरने के बाद उन्होंने पूरा जीवन अपने पति के नाम के ऊपर काट दिया। आज भी वो जीवित हैं, गांव में मौजूद हैं। आज उनकी उम्र जो है करीब 55-60 के आसपास हो रही होगी एज जो है। तो आप सोचिए कि उनकी 60 साल की एज हो रही है, उन्होंने पूरी 45 साल लाइफ के उस पति के नाम पर काट दिए जिसके साथ शायद वो 2 दिन भी नहीं रही होंगी। तो ये बड़ी आम बात थी उस समय। तो फिर से वहीं आते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरा ये बोलते हैं कि भाई उनकी ज़मीन पर जो है वो कब्जा कर लिया। तो प्रश्न ये है कि कब्जा किया किसने? कब्जा किया या कब्जा नहीं है, वो डिस्प्यूट है एक्चुअली। भाई उनका जो सगा जो चाचा जी है, उनका लड़का था मैयादीन या क्या मैयादीन है, तो उनके साथ उनका डिस्प्यूट था। भाई चाचा का लड़का बोलता था कि ये ज़मीन हमारी है और जो फूलन एंड उसकी फैमिली है वो बोलती थी वो ज़मीन उनकी है। तो उनका पारिवारिक डिस्प्यूट था। बट ये घटना हुई थी। हाँ, उनके ये तो आप बताइए गांव में किसका डिस्प्यूट नहीं चल रहा है पारिवारिक? भाई परिवार में सभी के लैंड डिस्प्यूट है, डॉल के पीछे सभी की लड़ाई है गांव के अंदर। तो ये कोई अजूबी बात नहीं थी, ये तो उनका पारिवारिक लड़ाई थी जमीन के पीछे। तो इस जमीन के पीछे ही क्या हुआ कि फूलन के ऊपर एक मुकदमा लगवाया। क्या हुआ कि ये जो मैयादीन है इसके घर पे डकैती पड़ी। अच्छा। तो जब डकैती पड़ी तो इसको शक हुआ कि भाई फूलन ने ये काम करवाया है, लीड दिया होगा उसने। हाँ, तो लीड दिया होगा, तो फूलन का नाम भी उसने उस उसमें केस में लिखवा दिया। तो मैयादीन जो कि उनके सगे चाचा का लड़का है, उसकी FIR पर फूलन देवी जो है फर्स्ट टाइम जेल गई और करीब 1 महीना जेल रही और फिर 1 महीने के बाद जो है वो बेल पर छूट कर आई। और जब बेल पर छूट कर आई तो जिस गिरोह के साथ मिलकर इनके ऊपर वो केस लगा था वो था विक्रम मल्ला ग्रुप। अच्छा। तो वो विक्रम मल्ला जो है वो डाकू थे और वो इन्हीं के ही समाज के थे, मल्ला समाज के ही थे। तो और वो इनके रिश्तेदार भी थे। अच्छा। जो विक्रम मल्ला हैं वो इनके रिश्तेदार भी थे। अच्छा। और जो फूलन की जो माताजी हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि विक्रम मल्ला हमारे घर पर आया और उसने कहा कि फूलन मेरी है और मैं फूलन से शादी करूंगा, ये इसको मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। शादी हो गई थी इनकी फूलन जी की? फूलन की शादी तो पहले जो बचपन में उससे हुई थी, फिर ये दूसरी मैरिज जो है वो ये लेकर गए अपने साथ विक्रम मल्ला और इन्होंने फिर जाकर अपने साथ डाकू गिरोह में इनको शामिल कर लिया। तो ये जो बोला जाता है ना कि डाकू उठाकर ले गए, वो एक्चुअली उठाकर नहीं ले गए, उनसे उनका पहले से ही वो उनका सगा रिलेटिव था जो विक्रम मल्ला है।
तो उनका उनसे रिलेशन था और फिर बाकायदा उनको वो लेकर गए और फिर गैंग में शामिल किया और फिर शादी करी। और फिर जब वो गैंग में शामिल हो गई तो उसके बाद जो उनका जीवन है वो एक डाकू वाला जीवन स्टार्ट हो गया। तो एक नॉर्मल लाइफ तो रही नहीं। अब जो घटनाक्रम उनके जीवन में घटित हुए हैं इसके बाद वो एज ए डेकॉइट हुए हैं, एज ए डाकू हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, फिर ये बोला जाता है कि जो उनके साथ सबसे बड़ा जो एक सेटबैक बताते हैं उनके लाइफ में, वो ये बताते हैं कि भाई उनका जो है 14 दिन तक बलात्कार हुआ और उनको नंगा करके फिल्म में भी दिखाया गया, हाँ नेकेड करके जो है घुमाया गया और बड़ा अत्याचार हुआ। ये चीज़ उनके साथ ऐड होती है। तो मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। हुआ ये कि जब विक्रम मल्ला उनको लेकर अपने गैंग में शामिल हो गया तो जो उस समय जो उस गैंग का लीडर था वो था बाबू गुजर। अच्छा। तो बाबू गुजर फूलन के साथ रिलेशन बनाना चाहता था। तो जब वो बात उसकी नहीं बनी और ऐसा करते हुए बार बार उसने विक्रम मल्ला ने उसको मना किया, तो विक्रम मल्ला ने जब वो नहीं माना तो उसको गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। किसकी? बाबू गुजर की? बाबू गुजर की। अच्छा। जो कि गैंग का लीडर था। समझ गया। तो जब उसकी हत्या कर दी तो गैंग जो है वो दो फाड़ हो गया। जब दो फाड़ हो गया तो इसी गैंग के जो है श्रीराम और लालाराम जो कि ठाकुर थे वो एक्चुअली ओरिजिनल लीडर थे इस गैंग के। तो वो लोग जो है उस दौरान जो है पुलिस कस्टडी में थे। तो जब वो लोग छूट के आए तो उनको लगा कि भाई एक महिला के लिए एक गैंग लीडर की हत्या कर दी गैंग के एक सदस्य ने, तो ये तो बड़ा इसका गलत वो जाएगा मैसेज पूरे डाकुओं की बिरादरी में। तो उन्होंने जो है बदले की भावना से विक्रम मल्ला को गोली मार दी। अच्छा। विक्रम मल्ला को गोली मार दी और जो फूलन थी उसको उन्होंने पकड़ लिया। तो इनके गैंग में एक और महिला थी कुसुमा नाइन। तो कुसुमा नाइन ने उनके जो फूलन है उसके साथ बदतमीजी वगैरह करी, कपड़े वगैरह फाड़ दिए उसके। क्योंकि पहले जो गैंग थे, डाकुओं के गैंग थे, वो लोग कुछ महिलाओं को अपने साथ रखते थे। ऐसा नहीं है कि फूलन जो है अकेले उनके गैंग में थी। कुसुमा नाइन जो मैंने आपसे बताया वो भी थी। इसके अलावा और भी कई महिलाएं, सीमा परिहार जी थी जो कि अभी ये सब लोग जीवित हैं, है ना। तो कुछ लोग जेल में हैं या कुछ लोग बाहर हैं। तो ये सब लोग गैंग में इसलिए थी कि भाई जो डाकू गिरोह था वो तो हर समय जंगल में रहता था, तो उनको खाना बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। और कई जो भाई सरदार होते थे कभी कभी जो मान लीजिए सेक्सुअल रिलेशन भी बनाते होंगे, तो मतलब इसके लिए भी कोई इस काम के लिए वो लोग जो है महिलाओं को अपने गैंग में रखते थे। तो फूलन भी उसका एक हिस्सा थी। अब जब उसको विक्रम मल्ला को मार दिया और इनके साथ बदतमीजी कर दी तो ये गैंग ने की और जंगल के अंदर की, है ना। जो भी फूलन के साथ मान लीजिए गलत हुआ है तो इसमें, लेकिन फूलन ने क्या किया, बेहमई में लोगों को मारा। भाई ये जो गलत घटना हुई है ये हुई है जंगल के अंदर डाकुओं के द्वारा, आपस में रंजिश के द्वारा। तो अगर फूलन कुसुमा नाइन को मारती, अगर फूलन श्रीराम लालाराम को मारती, तो मैं इसको जस्टिफाई मानता और लोगों को भी उनको जो है एक एडमायर करना चाहिए था फूलन को कि हाँ भाई इन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लिया जी। लेकिन फूलन ने क्या किया कि फूलन को एक दिन सूचना मिली कि ये जो श्रीराम लालाराम है ये लोग भेमई एक गांव है वहाँ पे जालौन डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे मौजूद हैं, किसी शादी वगैरह फंक्शन में आए हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपने पूरे करीब इनके गैंग में करीब 40 लोग थे। तो 40 लोगों को लेकर, तब तक फूलन देवी लीड कर चुके थे गैंग को? नहीं, लीड तो उस समय एक जो इनका मेन जो राइट हैंड था या लीडर था, अच्छा, वो तो आप कह लीजिए कि एक तो मान सिंह यादव इनके साथ थे। अच्छा। और एक जो है जो एक और था जो बड़ा गिरोह था डाकुओं का, वो इनको क्या है कि उसकी भी दुश्मनी थी श्रीराम लालाराम से, मुस्तकीम। समझ गया। तो मुस्तकीम ने अपने बंदे भी इनको हेल्प के लिए दिए हुए थे दूसरे गैंग को ख़त्म करने के लिए। तो ये 40 लोगों के आसपास का गैंग लेकर जो है पहुंच गई, भेमई आई और इन्होंने कहा कि भाई श्रीराम लालाराम यहाँ आए थे तो मौजूद हैं या नहीं है। तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए, लोगों ने बताया कि भाई
यहाँ पर तो नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई खोजबीन कर लेते हैं। तो इन्होंने घर घर में जैसे थोड़ा ढूंढ ढांड सी करी। अच्छा, वहाँ के लोगों को ये बड़ी आम बात थी क्योंकि गाँव के अंदर डाकू आते रहते। हाँ, जो भी वहाँ पे करीब आप मान लीजिए उस एरिया में 200-300 गाँव हैं। तो हर गाँव में हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई गिरोह जो है वो रोटी के लिए, पानी के लिए या ऐसे ही घूमते घूमते आ ही जाता था। तो उन लोगों को जो है एक आम आदत पड़ी हुई थी कि भाई गिरोह आ गया तो कोई ये नहीं है कि भाई वो डर जाएंगे या कहीं पे वो हो जाएंगे। तो ऐसे ही नॉर्मली फूलन आई तो वो उससे बातचीत करने लगे गिरोह से कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने श्री राम लाला राम के लिए बता दिया कि भाई ठीक है यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो फूलन ने अपना गैंग का नाम करने के लिए और कि भाई अगर हम ज़्यादा लोगों की हत्या कर देंगे तो हमारे गैंग का नाम हो जाएगा, और एक डर या खौफ कायम करने के लिए अपने गैंग का 20 लोगों की हत्या करी। और 20 के 20 लोग जो है वो बेगुनाह लोग थे, गांव के साधारण लोग थे, किसान लोग थे, मजदूर लोग थे। और जो ये बोला जाता है कि भाई भेमई में 20 ठाकुरों को मार दिया, ये भी गलत मैसेज है। अच्छा। क्योंकि मरने वालों में दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ठाकुर भी हैं। जो दलित हैं उसका मैं बाकायदा आपको नाम भी बता देता हूँ। उनका नाम है राम अवतार कठेरिया। तो वो दलित समाज से 20 में मरे थे। हाँ, उन 20 में जो मरे हैं, जो फूलन ने मारे हैं अपने गैंग के साथ, उसमें जो है राम अवतार कठेरिया जो कि दलित समाज से हैं, धानक समाज से। एक जो है आपके तुलसीराम मौर्य हैं जो कि सैनी समाज जिसको बोलते हैं, कुशवाहा जो होते हैं। तो ये जो है तुलसीराम मौर्य जो है उससे थे। और आपका ये नज़ीर खान वो मुस्लिम थे। तो ये लोग मजदूर थे, वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे, तो इनको भी पकड़ के मार दिया। तो आप खुद, मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आप खुद ही ये एक इमेजिनेशन कर लीजिए कि एक तरफ 40 लोग हैं, मान लीजिए फूलन के गैंग में 40 लोग हैं, तो जो सामने मरने वाले 20 लोग हैं अगर वो भी डाकू होते तो आप बताइए क्या ये संभव है कि 20 लोग मर जाएंगे और वो जो 40 जो मारने वाले हैं उनके खरोच भी नहीं आएगी? ये तभी संभव है जब सामने साधारण लोग होंगे, वरना अगर 20 लोग भी गोलियां चलाएंगे, आप बताइए वो जो 20 अगर डाकू होते मरने वाले तो उनकी बंदूक कहाँ है, उनकी राइफल कहाँ है? अगर वो गैंग के लोग हैं तो, है ना, वो क्या डपली बजा रहे थे गांव में बैठ के? और क्या ये संभव है कि एक ही गांव के लोग पूरा गिरोह में हो? भाई गिरोह तो अलग अलग इलाके से अलग अलग गांव के लोग होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक गैंग है और एक ही गांव के 20 लोग हैं। बिल्कुल। तो वो तो गांव के साधारण लोग थे, उनका फूलन के जीवन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फूलन ने बेगुनाह लोगों को मारा सिर्फ अपना नाम करने के लिए, अपने गैंग का नाम करने के लिए। और ये जो अभी लास्ट ईयर जो है इस भेमई कांड में जो ऑनरेबल जज साहब हैं उन्होंने सजा भी दी है तो इस गैंग को। तो अब तो सब लोगों की तो डेथ हो चुकी है, अधिकतर लोगों की, लेकिन अभी भी एक बंदा जेल में है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मान सिंह यादव, जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को मारा उस कांड में, तो वो अभी सजा होने के बाद जो है फरार हो गया। फरार है? हाँ, अभी भी फरार है। तो जो है ये जो है मतलब ये जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो सोचते हैं भाई फूलन ने उन लोगों को मारा जिन्होंने फूलन के साथ बदतमीजी करी या गलत किया। भाई अच्छा, कुछ लोग ये भी एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई चलो ठीक है वो डाकू नहीं थे लेकिन वो डाकुओं की हेल्प करते थे, या किसी तरह से जो श्री राम लाला राम है उनके ग्रोह को कोई फायदा सपोर्ट करते थे। तो भाई वहाँ पे इस तरह का माहौल था कि लोग डाकुओं से डरते थे क्योंकि पुलिस जो है उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती थी। उस समय पुलिस के पास भी इतने ज़्यादा साधन नहीं थे, आज से 50 साल पहले। तो गैंग से लोग डरते थे और डर के मारे जो है लोगों को, मान लीजिए डाकुओं ने डिमांड करी कि भाई हमें खाने का बंदोबस्त करवा दो, रहने का या नहीं, रहते तो थे नहीं। देखो अच्छा। गाँव में तो कभी रहते नहीं थे डाकू गिरोह, रहते तो जंगल में ही थे। लेकिन मान लीजिए राशन पानी तो लेंगे ना कहीं से तो, हाँ, गाँव तो आएंगे। तो हाँ, तो वो उसको वो हेल्प नहीं है, वो उनका डर है। भाई मान लीजिए अभी जो है आप सपोज कीजिए आपके
ये ऑफिस के बाहर जो है कोई व्यक्ति रिवॉल्वर दिखा के किसी का बैग छीन कर भाग जाए, और वो भाग जाए और जिसका बैग छीना है वो आसपास के जो दुकान वाले हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे और कहे कि भाई तुमने मेरी हेल्प नहीं की, हेल्प नहीं करी, मेरे को बचाया नहीं। तो ये तो जस्टिफाई नहीं हुआ ना, क्योंकि भाई जैसे आप डर रहे हो ऐसे ही वो भी डर रहे थे उसकी रिवॉल्वर से। तो डाकू जो है जब आते थे तो भाई पब्लिक डरती थी। जैसे वो फूलन का भी तो विरोध नहीं कर पाए, फूलन ने भी तो 20 लोगों को मार दिया। तो अगर वो गांव के लोग इतने ही हिम्मत वाले होते कि उसका विरोध कर सकते थे तो तुम्हारा भी करते। राइट। तो वो तो साधारण लोग थे। तो मेरा ये कहना है कि पब्लिक जो है, जनता खुद ये वो करे, इमेजिन करे कि भाई फूलन को वो कैसा मानते हैं। देखो, लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है, अगर फूलन उन लोगों को मारती जिन्होंने उनके साथ गलत किया किसी भी प्रकार से, वैसे तो गलत जो है वो डाकू गिरोह ने आपस में एक दूसरे के साथ किया। अब डाकुओं का तो काम ही है गलत है, तभी तो जो है डाकू है उनका नाम, है ना। तो लेकिन चलो उनका आपसी गिरोह का वो था, वो आपस में मारते। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि फूलन जो है, जिस श्री राम लाला राम का जिनका मैंने बताया, उनका आखिरी तक भी कुछ नहीं कर पाई। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दोनों को ही पुलिस एनकाउंटर में मारा, कम से कम भी 20 साल के बाद, 20-30 साल के बाद। हाँ, पुलिस ने मारा। तो फूलन ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो और इसमें एक भेमई कांड में ही आपको बताऊं, एक छोटी बच्ची थी, वो अपनी माँ की गोद में थी, और जब उसकी माँ जो है वो अपने पति को बचाने के लिए फूलन के राइफल पकड़ के हाथ जोड़ने लगी कि भाई मेरा पति बेगुनाह है, किसान है, मजदूर है, इसको मत कहो कुछ। तो जो है फूलन ने वो जो बच्चा था उसकी माँ के गोद से नीचे लेके पटक दिया, और वो बच्ची जो है, छोटी बच्ची थी, लड़की थी, वो सीता नाम था उसका। तो वो जब नीचे गिर गई तो वो फिर अपाहिज हो गई थी। अपाहिज हो गई तो अब फिर कुछ समय के बाद उसकी डेथ हुई। तो इसमें बहुत क्रुएलिटी जो है इस कांड में हुई है। और दुर्भाग्य ये है हमारे देश का कि चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, यहाँ पे हर मुद्दे को दलित वर्सेस अपर कास्ट करना है हर चीज़ में। यहाँ तक कि आप फिल्म बनाओगे तो आपने ज़बरदस्ती फिल्म के अंदर ये घुसाना है कि भाई जो लड़की है वो ऊपर जमींदार की लड़की है और एक गरीब SC कास्ट का लड़का उससे प्यार करने लगा, और फिर लड़की के माँ बाप ने जो है बड़ा जुल्म उठाया। हर 90% फिल्म की यही स्टोरी है। क्योंकि ये इसलिए ऐसा क्यों दिखाते हैं, जिससे कि क्योंकि भाई देश में 80% लोग गरीब हैं, तो वो उनमें एक फीलिंग आए कि भाई देखो अपनापन लगे। हाँ, अपनापन लगे, फील आए, मतलब वो फीलिंग आए। तो ये लेकिन गलत है। जो सच है वो दिखाना चाहिए। और अगर फूलन ने उनको सबक सिखाया होता तो हम भी उनको एडमायर करते। मेरा सवाल जब शुरू हुआ था तो मैंने सिर्फ ये जानना चाहा था आपसे कि चूंकि आप पर्सनल मिले उनसे, पर्सनली आपकी मुलाकात हुई होगी, क्योंकि जब आप उस दिन थे भी, तो पर्सनली आपका कभी इंटरेक्ट हुआ हो आपको एज ए पर्सन? देखिए, एक तो ये कैरेक्टर, जैसे मैं जानता हूँ कि शेर सिंह राणा है आप, बट जब आप मिलते हैं एक दूसरे से तो एक अलग व्यक्तित्व नजर आता है। जी जी। तो आप पर्सनली कभी मिले तो क्या लगा फूलन देवी से मिलके कि ये वही फूलन देवी है या कुछ अलग नजर आ रहा था? देखो, राजनीति में आने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। नहीं, देखिए, मैं एक तो बहुत ज़्यादा उनसे मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। हाँ, बट जो मैंने जैसे एक बार ही थोड़ा सा वॉच किया, हाँ, तो मुझे लगा कि भाई वो अनएजुकेटेड तो थी ही, और व्यवहार में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया था। अच्छा, सेम है ना। हाँ, और देखिए, सबको पता है कि वो एक साधारण परिवार की थी। तो मेरा जनता से भी क्वेश्चन है, जब उनकी डेथ हुई तो करीब उनके पास जो है, आप मानिए 20 करोड़ की संपत्ति थी। अच्छा। तो मेरा आप ही से प्रश्न है कि भाई ऐसा क्या हुआ 20 करोड़ है कि 5-6 साल के अंदर ही जो है सांसद बनने के बाद 20 करोड़ रुपए के संपत्ति आ गई आपके पास। वो तो डाकू भी रही होंगी तो वो भी पैसे नहीं, तो वो तो इतने साल जेल में रही तो वो तो सब हाँ, वो तो ख़त्म ही हो गए होंगे जो डाकुओं के रूप में कमाए होंगे। तो क्या है कि
हम किसी के लिए, क्योंकि अब वो हमारे बीच में मौजूद है नहीं तो है, फिर उनके- तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता। बट ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ ये क्योंकि इस संपत्ति पे उनका पारिवारिक डिस्प्यूट हुआ अच्छा, है ना, ये इस 20 पे, करोड़ पे। हाँ मतलब ये अलग अलग संपत्ति थी, तो समझ गया। पुलिस ने बाकायदा चार्जशीट में उनकी संपत्ति लिखी हुई है, जो ज़मीनें थी या और भी प्लॉट्स थे, है ना, समझ गया। कई चीज़ें उन्होंने बनाई थी इस दौरान, तो उसके पीछे लड़ाई झगड़ा भी हुआ। लेकिन क्वेश्चन फिर भी वहीं खड़ा आए है कहाँ से 20 कि करोड़? भाई ये आए कहाँ से। अगर वो मतलब ईमानदार थी, लोगों के प्रति वो थी, तो फिर ये, कहाँ से आए? हाँ है ना। जी। और फिल्म वालों ने उनको पैसे नहीं दिए। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई फिल्म और ये किताब से शेखर आए, कपूर ने दिए होंगे। हाँ, फिल्म से पैसे नहीं आए। अच्छा, हाँ, वो तो उन्होंने बाकायदा मुकदमा किया कि भाई मेरे को भी कुछ दो। अभी जब वो घटना घटी जिस दिन आपको पुलिस ने उठाया, और क्या पुलिस ने उसी दिन अरेस्ट कर लिया था आपको? नहीं, 2 दिन के बाद नहीं, जब आपको पुलिस ने, अच्छा, पूछताछ के लिए कब बुलाया था? पूछताछ के लिए तो जैसे जब ये उनका हत्या हुई, तो जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उस समय, वो सब लोग जो है अपने अपने दिशाओं में चले गए। जो लोग उनसे मिलने आए। मतलब फैमिली मेंबर्स नहीं थे या उनके ऑफिशियल रूप से नहीं जुड़े हुए थे, तो वो सब लोग तो अपने अपने जगह पर चले गए। तो फिर जैसे उन्होंने फिर पहले वहाँ पे पूछताछ करी होगी, उनसे जानकारी मिली भाई ये लोग आए थे, तो फिर जो है अलग अलग टीम्स जो हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन के लिए गई। तो उसी दौरान वो हमारे पास भी आए, फिर उन्होंने जो है सेम डे अरेस्ट कर दिया? नहीं, सेम डे नहीं, पहले पूछताछ की? हाँ, 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद अरेस्ट किया, ठीक है। जब आपको ये पता चला कि आप अरेस्ट हो चुके हैं और एक ऐसे इस आरोप में, तो आपकी फैमिली की प्रतिक्रिया क्या थी, या आप कनेक्ट कर पाए थे फैमिली से? देखिए क्या है, फैमिली मेंबर्स को इतना ज़्यादा डरा दिया गया हमारे कि वो तो बेचारे डर के मारे घर ही छोड़कर चले गए तब। अच्छा, रूट की छोड़ दिया? हाँ, मतलब इतना उनके ऊपर प्रेशराइज किया गया। और हमारे जो हमारा जो व्यापार था, बिजनेस था, उसको भी पूरा जो है तहस नहस कर दिया। तो क्या है कि इतना डर पैदा कर दिया कि परेशान कर दिया, मतलब कि घर वाले तो जो है मतलब रिलेटिव्स के पास चले गए, और बहुत परेशान तो होंगे जब इतना बड़ा केस के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट रख दिया जाएगा, तो फिर तो परेशानियां तो खड़ी होंगी। हाँ जी। और फिर आपने मतलब उस दौरान में बात की अपनी फैमिली से? नहीं, उस दौरान तो नहीं हुई। बात हो जब एक बार पुलिस कस्टडी में ले लिया क्योंकि उन्होंने, उस समय इतने मोबाइल तो होंगे नहीं जो आप? नहीं, उस समय तो मतलब मोबाइल की स्टार्टिंग ही थी, जी। तो उस समय तो नहीं थे लोगों के पास। तो जब कस्टडी में ले लिया, तो फिर कस्टडी में आने के बाद तो पुलिस वाले बात कराएंगे भी नहीं, तो वो लोग दिल्ली लेकर चले गए। इधर डालन वाला थाना पड़ता है देहरादून में। अच्छा, पहले वहाँ पे अरेस्टिंग दिखाई देहरादून में, और फिर वहाँ से उसी दिन सेम डे जो है दिल्ली लेकर चले गए। और दिल्ली में तिहाड़ में डाल फिर नहीं, हाँ, फिर बस वही मतलब 14 दिन का रिमांड लिया जैसे, और फिर रिमांड पर जो है कुछ और लोगों का इसमें फिर इन्वॉल्वमेंट किया, कहानी पूरी जो को एक्यूज, हाँ, जो बनाए गए, और फिर उसके बाद 14 दिन के बाद जो है वो तिहाड़ जेल में भेजा। तो रिमांड में क्या मतलब, जैसे कि जब आपको जेल में डाला गया तो कुछ तो आपने एक्सेप्ट किया होगा कि नहीं मैंने किया है, या फिर दबाव बनाया गया, जो भी प्रोसेस पुलिस का रहता हो, तो 14 दिन की रिमांड में यही किया जाता है? देखो मतलब रिमांड के बारे में अगर लोगों को बता पाएंगे? हाँ, रिमांड क्या होता है, देखिए 2 तरह के रिमांड होते हैं जी। एक होता है जेसी, जिसको जुडिशियल रिमांड बोलते हैं, मतलब जुडिशियल कस्टडी, जिसको जेल बोलते हैं, और एक होता है पुलिस रिमांड, पीसी, पुलिस कस्टडी। तो किसी भी केस में अगर मान लीजिए ये कुछ जो एनआईए के टेररिस्ट एक्टिविटी के केस को छोड़कर कुछ हैं दफाएं, उसको छोड़कर नॉर्मली 14 दिन का रिमांड मिलता है, पुलिस रिमांड, है ना, जिसको पुलिस कस्टडी में दिया जा सकता है। समझ गए। तो क्या है कि वो फिर चाहे वो उसको 10 दिन के लिए रखें, 5 दिन के लिए, मतलब उसके लिए एप्लीकेशन लगाएगी पुलिस, कहेगी भाई हमें पुलिस कस्टडी चाहिए पूछताछ करने के लिए। तो अब क्या होता है कि पूछताछ कभी कभी अगर पुलिस को ज़रूरत होती है तो वो करती है। अगर उन्होंने मान लीजिए अपनी तरफ से ही कुछ भी लिखना है तो वो लिखेंगे, उस दौरान जो है आपसे पूछेंगे भी नहीं। तो जैसे मान लीजिए मेरे बयान लिखे उन्होंने, है ना, मेरे केस में मान लीजिए मेरे बयान लिखे, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मुझसे पूछेंगे ही, मतलब वो क्या करेंगे, खाली कागज़ पर मेरे दस्तखत करा लेंगे, और फिर अपने अकॉर्डिंगली वो अपनी जो भी उन्होंने एक, जिसको चार्जशीट बोलते हैं, वो एक
स्क्रिप्ट की तरह होती है। तो उस स्क्रिप्ट में चीज़ों को दिखाने के लिए वो गवाह बनाते हैं कि देखिए इसने देखा, इसने ऐसे किया, इसने ये किया, तो फिर वो रिमांड पर मतलब ये पूछताछ होती है। बट आपने कभी सोचा कि आपका नाम ही क्यों डाला गया इसमें? देखिए ये तो मतलब वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने ऐसा किया। पर ऐसी कोई थ्योरी समझ में आई हो हाँ, बाद लेकिन में? इसमें क्या है कि मुझे लगता है कि उनके ऊपर बड़ा हैवी प्रेशर था केस को सॉल्व करने का। अच्छा। तो उन्होंने केस को सॉल्व करने में उनको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर क्योंकि देखिए आप सोचिए ना, उस भाई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तो कितना हाई प्रेशर रहा होगा। तो उस हाई प्रेशर के दबाव में मुझे लगता है कि उन्होंने सॉल्व करने की जगह जो है मतलब बस के इसको रफा दफा करके जैसे भी है ख़त्म करो। और आप देखिए ना, पुलिस इंक्वायरी से उनके परिवार के लोग भी संतुष्ट नहीं हुए। अच्छा। उनके जो बहन थी उन्होंने डिमांड करी भाई सीबीआई इंक्वायरी हो, है ना। जब संतुष्ट नहीं हुई तभी तो उन्होंने कहा सीबीआई इंक्वायरी कि भाई ये आपने जिन लोगों को पकड़ा है ये लोग है ही नहीं, इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड रखी गई। लेकिन आप उस दिन थे भी जहाँ पे ये घटना घटी थी, तो आपने कुछ देखा था कि मतलब आप एक गवाह के रूप में अगर हाँ, देखिए क्या है कि जब हम लोग अंदर बैठे थे तो एकदम से गोलियां चलने की आवाज़ आई बाहर। तो जो इसमें आई विटनेस जिनको बनाया गया, तो वो उनकी जो रियल सिस्टर है मुन्नी देवी जी, एक तो उनको इसमें आई विटनेस बनाया गया, वो थी वहाँ पे। वो थी वहाँ पे। और एक जो है उनके जो पीए थे कालीचरण, उनको जो है आई विटनेस बनाया गया था, वो भी वहीं थे। और एक जो है उनके जो बॉडीगार्ड थे, फूलन के पास जो है 2 बॉडीगार्ड थे। तो एक दिल्ली पुलिस के थे जो कि उस समय वहाँ पर उनके साथ ही थे, उनको भी आई तो उनको भी आई विटनेस बनाया था। उनकी गोली भी लग गई थी, उनके 2 गोली लगी थी। अच्छा। तो ये लोग ने जैसे ही गोली की आवाज़ आई तो वो तो फूलन के साथ ही थे जो बॉडीगार्ड है, ये दोनों जो है अंदर से गए बाहर। तो मैं भी गया, जैसे और भी लोग गए, और भी लोग थे वहाँ पे। हाँ, तो सब लोग गए तो देखा कि भाई जो नकाबपोश लोग थे और वो गोलियां चला रहे थे। अच्छा। बॉडीगार्ड के ऊपर भी और सब पे फूलन के ऊपर भी। हाँ, तो वो नकाबपोश लोग थे, मंकी कैप उन्होंने पहनी हुई थी, और वो लोग फिर गाड़ी में भाग गए। कुछ सेकंडों के अंदर ही मतलब ये हुआ सब। ठीक है जी। तो एक थ्योरी ये भी बोलती है कि कुछ पॉलिटिकल मैटर भी हो सकता है। अब ये तो देखिए जो थ्योरी है, अब ये पुलिस ने तो दूसरी थ्योरी लगाई। अब इसमें क्या बोल सकते हैं जब कोई चीज़ हमें मतलब पता ही नहीं चला कि भाई हुआ क्या एक्चुअली। हाँ, क्योंकि देखिए एक ग्राउंड ये भी था कि, और ये आरोप भी लगाया गया था, जो फूलन के चौथे नंबर का जो पति था, फूलन की क्या है ना कि 4 बार शादी हुई। जैसे कि एक बार तो शुरू में हुई, बचपन में हो गई, है ना। फिर उसके बाद ये जो मानसिंह यादव है उनके साथ जो है ना, इससे पहले विक्रम मल्ला के साथ विक्रम मल्ला हो गई, फिर मानसिंह के साथ हुई, और फिर चौथी जो है ये हुई उमेद सिंह के साथ। तो ये जो है उमेद सिंह जो हैं, अब ऐसा बोलते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी के लालच में शादी करके उनके साथ रहते थे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी इन्हीं को मिली, उमेद सिंह को। तो दूसरे लोगों को, इनके माता जी को, बहन को या भाई को, उनको नहीं मिली, जबकि उनको मिलनी चाहिए थी। तो ऐसा भी बोलते हैं कि इन्होंने प्रॉपर्टी का अभी वो रहा है एंगल। तो पुलिस ने जब आपको अरेस्ट कर लिया और फिर उसके बाद आपको तिहाड़ में डाल दिया, मतलब पीछे के बाद जो आपने बोला कि पुलिस कस्टडी, उसके बाद जुडिशियल ने बोला होगा कि भाई अब हो गए, इनकी चार्जशीट दायर हो गई है, अब इनको भेजो अंदर। हाँ, यही है वो आदमी। हाँ, मतलब पुलिस क्या है कि जैसे 14 दिन के बाद पुलिस कस्टडी खत्म होएगी तो फिर वो जेसी शुरू हो जाएगी, जुडिशियल कस्टडी। तो वो शुरुआत में हर 14 दिन के बाद बढ़ाई जाती है। तो 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर इसमें जो मर्डर केसेस होते हैं उसमें चार्जशीट पुलिस को देनी होती है। तो वो चार्जशीट दे देंगे। फिर चार्जशीट जब आ जाएगी तो फिर ये जो जिस कोर्ट में चार्जशीट जमा होएगी, क्योंकि ये बड़ी कोर्ट में केस चलता है, ये
चार्जशीट जमा होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जिसको हम जेएम बोलते हैं। और तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होएगी। फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो पूरी फाइल भेज देते हैं सेशन जज के पास। तो फिर सेशन जज के पास ट्रायल चलता है और फिर वो जो भी उसमें फैसला देते हैं। तो ये जो ट्रायल है ये करीब 2001 से 2014 तक चला। 14 साल तक चला है ट्रायल जो है। हाँ जी, 14 साल तक ट्रायल। और पुलिस ने किसी और थ्योरी पे काम नहीं किया, सिर्फ एक ही थ्योरी जो आपको पकड़ा प्रूफ कर दिया? कोई मतलब जैसे सीबीआई की मांग हुई या फिर नहीं, देखिए पुलिस तो जो एक बार स्टैंड लेगी उसी पे रहना पड़ेगा ना। फिर वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, बार बार थ्योरी तो बदली जा ही नहीं सकती, वो तो पॉसिबल ही नहीं। जब सीबीआई की एंट्री हुई इस केस में नहीं हुई, वो उसकी जरूरत पड़ी नहीं। इन्होंने तो डिमांड करी बट इन्होंने मना कर दिया कि भाई ज़रूरत नहीं है, चार्जशीट ऑलरेडी फ्रेम मतलब हो चुकी चार्जशीट इसमें केस में। अभी क्या मतलब स्थिति है केस की? आप अभी उसमें अभी जो है इसमें टोटल 12 एक्यूज थे। 12 में से जो है 11 लोगों को एक्यूटल किया, अच्छा, मतलब बरी कर दिया जज साहब ने, और मुझे अकेले को उन्होंने सज़ा दी। तो अभी हाई कोर्ट में हमने अपील की हुई है और मुझे विश्वास है कि मुझे भी जो हमारे ऑनरेबल जज साहब हैं न्याय करते हुए मुझे भी बरी करेंगे। तो ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि एक तो मैंने बेगुनाह होते हुए भी 14 साल काट लिए, जेल में कटवा दिए मेरे को, और दूसरे लोग बरी हुए ऑलरेडी। ठीक है, अभी मैं अपनी तिहाड़ वाले पार्ट में आने से पहले सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि मान लो कि कल आपका जजमेंट आता है और आप बरी होते हैं, जो आपके 14-15 साल जो बर्बाद हुए उस पर क्या कोर्ट कुछ एक्शन लेती है या कुछ आपको कंपनसेट करती है? ऐसा कुछ केस आपने देखा हो? नहीं, देखिए किसी को भी नहीं करती है, ऐसा नहीं है, हमें किसी को भी कंपनसेट नहीं करती है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो जजमेंट होते हैं, जजमेंट में हमेशा ये लिखा जाता है कि जो गवाह हैं वो अपनी गवाही से मुकर गए, और या फिर जो है मतलब जिसको कहेंगे ना कि जजमेंट में ये नहीं लिखा जाता कि भाई आपको बाइज्जत बरी कर दिया हमने। उसमें यही लिखा जाएगा भाई गवाहों के मतलब बिना गवाहों के उसके टेस्टिमनी जो है वो मैच नहीं कर रही, इसलिए हम पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण, पर्याप्त यही शब्द है कि पर्याप्त सबूत ना होने के कारण इनको हम छोड़ रहे हैं ना। समझ गए। हाँ, केस को डिसमिस कर रहे हैं, केस खत्म हो जाता है, एक्यूटल कर रहे हैं केस को। तो ये लिखा जाता है, इसलिए जो है किसी को भी कुछ नहीं मिलता। कायदे में होना ये चाहिए कि ऐसे में जो आईओ रहे हैं उनको थोड़ा सा पनिश होना चाहिए। क्योंकि फिर आदमी कभी किसी को भी फंसा दे। नहीं तो होता ही है। अभी आप अगर जेलों में जाएंगे पूरे इंडिया की, तो आपको बता दूं जेल के अंदर एटलीस्ट 20 to 30% लोग तो ऐसे होते हैं जिनका दूर दूर तक, जिन केसों में वो जेल में होते हैं उनसे कोई लेना देना ही नहीं होता है ना, कोई उनका रोल ही नहीं होता उसमें। तो लेकिन क्या है कि बस ये कह लीजिए भाग्य में जेल होती है तो जेल जाते हैं।